हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो देख ली होगी जो मैंने प्रोस्पेक्टस के ऊपर बनाई थी। अभी जो इससे पहले वाली वीडियो है, सो उसमें मैंने आपको डिफ़ाइन किया था रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस और एब्रेस्ड प्रोस्पेक्टस के बारे में। उसको मैंने डिफ़ाइन भी किया था एंड प्लस उनके दोनों के बीच में डिफरेंस भी बताया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी सेल्फ प्रोस्पेक्टस एंड डीम्ड प्रोस्पेक्टस के ऊपर। जैसा कि हमने फर्स्ट एंड सेकंड हमने पढ़ लिया था, थर्ड एंड फोर्थ हमारा बैलेंस था। ओके, तो अब हमें पढ़ना है सेल्फ प्रोस्पेक्टस के बारे में कि एक्चुअली में सेल्फ प्रोस्पेक्टस कौन सा होता है जो कंपनी इशू करती है किसको, अपने इन्वेस्टर्स को। ओके, तो अब हम पढ़ते हैं, चलिए सेल्फ प्रोस्पेक्टस के बारे में। तो सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सेल्फ का मतलब क्या होता है। तो मैं आपको बताऊं, सेल्फ का मतलब होता है लाइफ, मीन्स वैलिडिटी। ओके, मतलब किसी भी प्रोस्पेक्टस की लाइफ या फिर कह लो उसकी वैलिडिटी कितनी होगी। मतलब ये जो सेल्फ प्रोस्पेक्टस कंपनी इशू करती है इसका वैलिडिटी पीरियड है, ऑब्वियस सी बात है वैलिडिटी पीरियड इसमें डिफाइन होगा क्योंकि सेल्फ का मतलब ही लाइफ होता है। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो ये सेल्फ प्रोस्पेक्टस होता है ये स्पेसिफाइड कंपनीज ही इशू कर पाती है। कौन सी कंपनीज इशू कर पाती है? स्पेसिफाइड कंपनीज। और किसने इसको स्पेसिफाइड कर रखा है? सेबी ने। ओके, सेबी के रेगुलेशन में जो जो कंपनी स्पेसिफाइड है सिर्फ वही कंपनीज जो हैं सेल्फ प्रोस्पेक्टस को इशू कर सकती हैं। तो सबसे फर्स्ट कंपनी कौन सी, अगर मैं बात करूँ सबसे फर्स्ट कौन सी कंपनीज होगी जो सेल्फ प्रोस्पेक्टस को इशू करेगी? तो पब्लिक सेक्टर बैंक इशू कर सकता है। ओके, दूसरा है पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ओके, जिसे हम पीएफआई बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा थर्ड है शेड्यूल कमर्शियल बैंक। ओके, ये जो है सेल्फ प्रोस्पेक्टस को इशू कर सकते हैं। एक्चुअली में सेल्फ प्रोस्पेक्टस का कंसेप्ट क्या है मैं आपको ये बताऊं, तो सेल्फ प्रोस्पेक्टस का मतलब ये है कि आपको पता होगा जब भी कंपनी जो है प्रोस्पेक्टस अगर इशू करती है, ओके, अगर कंपनी चाहती है प्रोस्पेक्टस इशू करना किसको? अपने इन्वेस्टर्स को। ओके, तो सबसे पहले इस प्रोस्पेक्टस को सबसे पहले इन लोगों को किसको फाइल करना पड़ता है? कंपनी जो प्रोस्पेक्टस इशू करती है, तो सबसे पहले कंपनी को ये प्रोस्पेक्टस सेबी को, आरओसी को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, इन सबको जो है फाइलिंग करनी पड़ती है प्रोस्पेक्टस को इशू करने से पहले। तो ये जो कंसेप्ट है ये इसलिए लाया गया, मान के चलो फॉर एग्जांपल दे रही हूँ कि ये एक 1 ईयर का पीरियड है। ठीक है, ये है जनवरी है 2018 और ये दिसंबर है 2018 का। ओके, तो मैं अगर कंपनी को इस पीरियड में, पूरे 1 ईयर के पीरियड में, अगर कंपनी बार बार उसको फंड रेज करने की जरूरत पड़ती है, तो क्या कंपनी बार बार इनको फाइलिंग करेगी प्रोस्पेक्टस की? तो ये तो कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी ना। मतलब जब भी कंपनी फंड रेज करने जाएगी इन्वेस्टर से, उससे पहले सबसे पहले तो इन सबको फाइलिंग करनी पड़ेगी। तो इसके लिए तो कंपनी के लिए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी बार बार फाइलिंग करना। तो इसलिए ये कंसेप्ट लाया गया है कि कंपनी को बार बार फाइलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। इसका जैसे कि मैंने बोला कि इसका वैलिडिटी पीरियड जो होता है, इसका वैलिडिटी पीरियड है 1 ईयर का। मतलब कंपनी अगर 1 ईयर तक अगर फंड रेज करती है, अगर वो बार बार भी फंड रेज करती है, तो उसे बार बार आरओसी सेबी को फाइल करने का ज़रूरत नहीं है। अगर उसने एक बार यहाँ पर अपना जो प्रोस्पेक्टस है फर्स्ट टाइम अगर फाइल कर दिया, तो उसके बाद उसे बार बार फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जब ये वैलिडिटी पीरियड ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद जब नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगा तब वो फाइल कर सकती है अगर वो फंड रेज करती है। ओके, तो इसके वजह से जो कंपनी है बार बार फंड रेज करने में कंपनी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। और फिर अगर मान के चलो कि इस बीच में कंपनी ने यहाँ पे फंड रेज किया, फिर यहाँ पे फंड रेज किया, लेकिन पहली बार में तो वो प्रोस्पेक्टस जो है अपना फाइल करेगी अथॉरिटी को। ओके, लेकिन सेकेंड टाइम पे वो फाइल नहीं करेगी। इस बीच में जितने पीरियड में भी फंड रेज करेगी, यहाँ पर वो जो है कंपनी को प्रोस्पेक्टस फाइल करने की जरूरत नहीं होगी। ओके, सो इस बीच में अगर मान के चलो फॉर एग्जांपल कंपनी में कोई मटेरियल चेंज आता है, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई भी मटेरियल चेंज आता है
और वो जो मटेरियल चेंज है ये आपको जो है इन्वेस्टर्स को बताना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, जिससे कि इन्वेस्टर को पता चले कि कंपनी में आखिर चल क्या रहा है। तो जो भी मटेरियल चेंज है अगर आपको इन्वेस्टर को बताना है, तो कंपनी जब फंड रेज कर रही है तो कंपनी इस पीरियड में प्रोस्पेक्टस तो फाइल कर नहीं रही। तो जब प्रोस्पेक्टस फाइल ही नहीं कर रही तो अब कंपनी इन्वेस्टर्स को कैसे बताएगी? तो कंपनी किसके थ्रू अपने इन्वेस्टर्स को बताएगी? इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। ओके, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम मतलब इस बीच में अगर कोई भी कंपनी के अंदर कोई भी मटेरियल चेंज आता है तो कंपनी को प्रोस्पेक्टस अथॉरिटी को फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी जो है ओनली इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम जो है अथॉरिटी को फाइल करके अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी मटेरियल चेंज आया है कंपनी में, वो सारे मटेरियल चेंज को अपने इन्वेस्टर्स को बता सकती है। ओके, तो कंपनी को इससे क्या होता है, इससे कंपनी को जो है थोड़ा इजी हो जाता है बार बार फंड रेज करने के लिए, क्योंकि बार बार फंड रेज करने के लिए बार बार अथॉरिटी को फाइलिंग करना ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसलिए ये सेल्फ प्रोस्पेक्टस का कंसेप्ट लाया गया कंपनी के काम को थोड़ा कम करने के लिए। सो दिस ओनली यही है प्रोस्पेक्टस, सेल्फ प्रोस्पेक्टस के अंदर, ठीक है। तो एक बार दोबारा बता देती हूँ, सेल्फ प्रोस्पेक्टस जो होता है सेक्शन 31 के अंदर डिफाइन किया गया है। सेल्फ का मतलब होता है लाइफ या फिर वैलिडिटी कह लो जिसको। उसके बाद है इस प्रोस्पेक्टस की जो वैलिडिटी होती है ये ओनली 1 ईयर की होती है, ठीक है। तो जो सेबी होता है, जो सेबी है, सेबी ने अपने रेगुलेशंस में कुछ कंपनीज को स्पेसिफाइड किया हुआ है जो सिर्फ सेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती हैं। तो कौन कौन सी कंपनी है? सबसे पहली कंपनी है पब्लिक सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, ठीक है। अब कंपनी को जो है फंड रेज करना होता है, कंपनी जो है बार बार फंड रेज करेगी तो बार बार तो प्रोस्पेक्टस इन्वेस्टर्स को फाइल कर, बार बार जो है कंपनी को अथॉरिटी को प्रोस्पेक्टस फाइल करने में प्रॉब्लम आएगी। तो बार बार कैसे प्रोस्पेक्टस बार बार थोड़ी ना फाइल करेगी, तो इसलिए ये कंसेप्ट लाया गया कि आप जो है एक बार प्रोस्पेक्टस जो है इन अथॉरिटीज को फाइल कर दो, उसके बाद जो आपको 1 ईयर तक आपको कोई भी प्रोस्पेक्टस फाइल करने की जरूरत नहीं है। इसके बीच में आप कितनी बार भी चाहे फंड रेज कर सकते हो। हाँ, लेकिन इसके ऊपर जो है एक कंडीशन है कि अगर कोई मटीरियल चेंज आता है कंपनी के अंदर तो आपको अगर वो इन्फॉर्मेशन जो है इन्वेस्टर्स को बताना बहुत ज़रूरी है कि कंपनी के अफेयर्स, कंपनी के अंदर क्या चल रहा है। तो इसके लिए जो है कंपनी क्या करती है, अथॉरिटीज को इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम फाइल करती है जिसके थ्रू ये अपने मटेरियल चेंजेस को बताती है। ओके, सो ये है हमारा सेल्फ प्रोस्पेक्टस का कंसेप्ट। एंड नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डीम्ड प्रोस्पेक्टस के बारे में। ओके, तो चलिए देखते हैं। अब हम कंसेप्ट पढ़ेंगे किसका? डीम्ड प्रोस्पेक्टस। ओके, अब मैं सबसे पहले डीम्ड की बात करूं तो डीम्ड का मतलब ही क्या होता है? डीम्ड का मतलब होता है मानो या ना मानो, मानना ही पड़ेगा कि ये प्रोस्पेक्टस है। मतलब मान के चलो कंपनी जो है, ठीक है, कंपनी ने इशू किया क्या? एक डॉक्यूमेंट, एक छोटा सा कागज का टुकड़ा है कोई जिसको हम डॉक्यूमेंट कह रहे हैं। इन्होंने डॉक्यूमेंट को इशू किया, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं? लेकिन कंपनी जो है बोल रही है कि ये जो है प्रोस्पेक्टस है। ओके, कंपनी इस डॉक्यूमेंट को बोल रही है कि ये प्रोस्पेक्टस है, लेकिन पर्सन मान नहीं रहा। पर्सन कह रहा है ये प्रोस्पेक्टस है नहीं, लेकिन फिर भी कंपनी कह रही है नहीं, जो हमने ये डॉक्यूमेंट इशू किया है ये प्रोस्पेक्टस है। तो इसलिए ये कंसेप्ट लाया गया है कि इस डॉक्यूमेंट को भी हमें मानना पड़ेगा। डीम्ड प्रोस्पेक्टस मतलब आप मानो या ना मानो, लेकिन आपको मानना ही पड़ेगा कि ये कागज का टुकड़ा डीम्ड प्रोस्पेक्टस है। ओके, तो इसलिए जो है डीम्ड प्रोस्पेक्टस का कंसेप्ट लाया गया। इसको मैं एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगी कि डीम्ड प्रोस्पेक्टस में आखिर कंसेप्ट क्या है। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं इसका, तो आपको बहुत अच्छे समझ आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरी एक कंपनी है, ठीक है, कंपनी है ABC लिमिटेड, ठीक है। अब ये जो मेरी कंपनी है ABC लिमिटेड, ये क्या है? ये सेबी के जितने भी गाइडलाइंस है, ठीक है, सेबी की गाइडलाइंस हो गई, कंपनीज एक्ट हो गया है, इनको फॉलो नहीं करना चाहती। मेरी कंपनी कह रही है अरे इसमें तो बहुत प्रॉब्लम है, सेबी की गाइडलाइंस में, कंपनीज एक्ट में कितने प्रोसीजर फॉलो करें, हम फॉलो नहीं करेंगे, और ये इन सब से बचना चाहती है। लेकिन फिर भी ये इन्वेस्टर्स को अपना जो है प्रोस्पेक्टस इशू करना चाहती है जिससे कि ये फंड रेज कर पाए, क्योंकि बिना फंड रेज किए तो कंपनी चल नहीं पाएगी।
तो फिर भी मतलब ये सेबी के गाइडलाइंस और कंपनीज एक्ट को भी फॉलो नहीं करना चाहती, लेकिन अपने इन्वेस्टर्स को जो है इशू करना चाहती है क्या, प्रोस्पेक्टस। ओके, तो अब ये कंपनी क्या करे, अब तो ये सोच में पड़ गई कि अब मैं क्या करूं। ठीक है, तो देखो कंपनी ने क्या दिमाग लगाया इस केस में। कंपनी क्या करेगी, अपना जो भी शेयर है, ठीक है, इशू करेगी क्या, शेयर्स, चाहे तो वो इशू कर देगी और इशू करने का चाहे तो एग्रीमेंट करेगी। ओके, इशू कर देगी या फिर इशू करने का एग्रीमेंट करेगी, किसके साथ, इशूइंग हाउस के साथ। ओके, किसके साथ करेगी, इशूइंग हाउस के साथ। बेसिकली इशूइंग हाउस क्या होते हैं, अंडर राइटर्स वगैरह। ओके, जो अंडर राइटर्स होते हैं, ठीक है, तो अंडर राइटर्स कौन होते हैं, जो कंपनी के बिहाफ पे कंपनी के शेयर्स को मतलब परचेज कर लेते हैं। ठीक है, तो कंपनी जो है इशू करेगी अपने शेयर्स को या फिर इशू करने का एग्रीमेंट करेगी कि इशूइंग हाउस को अपने शेयर्स जो है इशू कर देगी। ये एक तरीके के अंडर राइटर्स होते हैं। जो अब ये क्या करेंगे, जो अंडर राइटर है, अब ये क्या करेंगे, ये जो है इशू करेंगे एक प्रोस्पेक्टस। ठीक है, किसको, इन्वेस्टर्स को। ठीक है, फॉर रेजिंग फंड। मतलब ये तो अपने शेयर्स वगैरह इशुइंग हाउस को दे देगी, फिर इशुइंग हाउस क्या करेगा, अपना जो प्रोस्पेक्टस है या फिर जो कंपनी के शेयर्स हैं, कंपनी के या फिर जो भी शेयर्स वगैरह हैं, ये किसको देगी, इन्वेस्टर्स को देगी। ठीक है, तो इन्वेस्टर्स को इशू करेगी, फिर इससे जो इन्वेस्टर्स से जो भी पैसा आएगा वो सबसे पहले किसके पास आएगा, इशुइंग हाउस के पास आएगा, जो भी फंड आएगा। फिर इशुइंग हाउस क्या करेगी, वो कंपनी को दे देगी इस फंड को। ठीक है, तो ये कंसेप्ट चलता है इसके अंदर। तो इसमें क्या हुआ, मतलब जो इशुइंग हाउस है वो क्या कर रही है, कंपनी के बिहाफ पे जो है इन्वेस्टर से फंड रेज कर रही है। तो इसके लिए क्या हो गया, कंपनी बच गई सेबी की गाइडलाइंस वगैरह में। इसमें कंपनी ये दिखा रही है हमने तो इशू नहीं किया, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, कंपनी के बिहाफ पे ही तो इशुइंग कंपनी इशू कर रही है। मतलब फेस जो है वो इशुइंग कंपनी का है, लेकिन इसके पीछे से शेयर किसके हैं, शेयर्स तो कंपनी के हैं। लेकिन कंपनीज एक्ट इस कंसेप्ट में क्या बोलेगा, कंपनीज एक्ट बोलेगा क्या, ये जो डीम्ड प्रोस्पेक्टस है, जिस प्रोस्पेक्टस के थ्रू ये जो ऑफर करते हैं इन्वेस्टर्स को, ठीक है, उस प्रोस्पेक्टस को हम उस डॉक्यूमेंट को हम क्या बोलते हैं, डीम्ड प्रोस्पेक्टस। ठीक है, ठीक है, जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू ये जो है इन्वेस्टर से फंड रेज करेंगे उस डॉक्यूमेंट को हम क्या बोलेंगे, डीम्ड प्रोस्पेक्टस। तो अब क्या ये जो डीम्ड प्रोस्पेक्टस है, अब हम इसमें दो बातें आएंगी, क्या ये डीम्ड प्रोस्पेक्टस अब हम इसको इशुइंग कंपनी का माने, या फिर ये जो डीम्ड प्रोस्पेक्टस है ये कंपनी का होगा। तो इसमें कंपनीज एक्ट साफ साफ बोलता है कि ये जो इशुइंग कंपनी है इसका तो डीम्ड प्रोस्पेक्टस था ही नहीं, क्योंकि ये शेयर्स किसके थे, ये शेयर्स थे कंपनी के। तो कंपनी कैसे बच सकती है, तो इसलिए डीम्ड प्रोस्पेक्टस किसका माना जाएगा, कंपनी का ही माना जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो है यहाँ पे इनको कुछ भी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं करनी पड़ी, लेकिन उसके बाद भी ये जो है प्रोस्पेक्टस जो है ये कंपनी का ही माना जाएगा। अब अगर ये प्रोस्पेक्टस जो है कंपनी का माना जाएगा तो अब कंपनी के तो मतलब जितनी भी लाइबिलिटीज होंगी वो कंपनी की ही अराइज होंगी। जैसे कि कौन कौन सी लाइबिलिटी, मान की जो सेक्शन 26 है, ठीक है, सेक्शन 26 में लिखा हुआ है कंटेंट ऑफ, सेक्शन 26 में लिखा हुआ है कंटेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस। तो जो भी प्रोस्पेक्टस के कंटेंट होंगे वो किसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगे, कंपनी के ऊपर। फिर एक और सेक्शन है हमारा प्रोस्पेक्टस चैप्टर के अंदर, कौन सा सेक्शन है, मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस। ठीक है, अब जब कंपनी की लाइबिलिटी हो जाएगी, कंपनी के शेयर्स है तो लाइबिलिटी भी किसकी होगी, कंपनी की। आपने एक वर्ड तो सुना ही होगा, ठीक है, कि जो जिस चीज का बेनिफिट उठाता है उसी को उस चीज का जो है बर्डन भी लेना पड़ता है। तो जब कंपनी इस चीज का बेनिफिट उठा रही है तो बर्डन भी किसको लेना पड़ेगा, कंपनी को ही लेना पड़ेगा। ठीक है, तो कंपनी क्या कर रही है, कंपनी के ऊपर कौन कौन से सेक्शंस एप्लीकेबल हो जाएंगे, जो कंटेंट है प्रोस्पेक्टस के, मीन सेक्शन 26 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। एंड एक और सेक्शन है जो हमारा मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस की बात करता है, तो ये भी जो सेक्शन है किसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा,
कंपनी के ही ऊपर हो जाएगा एप्लीकेबल। लेकिन एक बात बताऊं, ये जो डीम्ड प्रोस्पेक्टस का ये कंसेप्ट है, ये इसके लिए भी दो कंडीशन का होना बहुत बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। ठीक है, तो हम कंडीशन की बात करें तो इसमें जो है दो कंडीशन का होना बहुत ज़रूरी है ऐसा केस लाने के लिए। सबसे फर्स्ट कंडीशन तो ये है कि जब कंपनी जो है इशूइंग कंपनी को अपने शेयर इशू किए, ठीक है, शेयर इशू कर दिए या फिर इशू करने का एग्रीमेंट किया, तो जब इशू किया तो उसके 6 मंथ के अंदर, मतलब यहाँ पे जो है 6 मंथ के अंदर, ठीक है, 6 मंथ के अंदर अंदर, विद इन 6 मंथ, ठीक है, विद इन 6 मंथ के अंदर ये शेयर्स जो है इशूइंग कंपनी ने जो है इन्वेस्टर्स को दे दिए हो। इशूइंग कंपनी ने जो है ये शेयर्स इशू कर दिए हो इन्वेस्टर को कितने मंथ के अंदर, विद इन 6 मंथ के अंदर, तो ये डीम्ड प्रोस्पेक्टस का कंसेप्ट एप्लीकेबल होगा। या तो ये कंडीशन हो जाएगी या फिर एक और कंडीशन है इसकी कि जो भी, मतलब सबसे पहली कंडीशन तो ये हो गई विद इन 6 मंथ वाली, एंड सेकंड कंडीशन है इसकी कि जो इन्वेस्टर से जो पैसा आया वो सबसे पहले इशूइंग कंपनी के पास आना चाहिए, बाद में जो इशूइंग कंपनी है वो जो है कंपनी को देगी। अगर कंपनी ने पहले ही ये सारा का सारा मनी ले लिया, मतलब जब इसने इसको इशू किया शेयर, और तभी इशूइंग कंपनी ने क्या किया, जितने इसने शेयर लिए उसके बिहाफ पे सारा का सारा अमाउंट जो है कंपनी को दे दिया, अगर एट द उसी टाइम हो गया, एट दैट टाइम, तो ये कंसेप्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। ये कंसेप्ट की एप्लीकेबिलिटी ही तब है जब ये जो इशूइंग कंपनी है ये इन्वेस्टर्स को अपने शेयर्स इशू कर देगी, उसके बाद जो भी फंड आएगा वो कंपनी को देगी। इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल इसका दे रही हूँ, जैसे ये जो अमेजोन हो गया, ठीक है, ये जो अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ये लोग क्या करते हैं, समटाइम्स ये लोग क्या करते हैं, क्रेडिट पे जो है परचेज करते हैं, ठीक है, परचेज करते हैं सामान किससे, जो इनके मैन्युफैक्चरर होते हैं या फिर इनके डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, ठीक है, जो गुड्स के मैन्युफैक्चरर या डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं उनसे क्या करते हैं, क्रेडिट पे परचेज कर लेते हैं। अब परचेज तो ये लोग क्रेडिट पे करते हैं और उनको सेल किस पे करते हैं, उसको जो है सेल करते हैं किस पे, कैश पे सेल करते हैं। फिर जो कैश से जो भी पैसा आता है, तो सबसे पहले ये जो कैश आता है ये अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट पे आएगा, फिर उसके बाद जो फंड इनके पास आएगा फिर वो फंड किसको देंगे, मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर को देंगे। तो ऐसा होता है ना समटाइम्स कि जो भी ये जो ये जो भी अमेजोन और फ्लिपकार्ट वगैरह है जो इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, क्रेडिट पे गुड्स वगैरह परचेज कर लेते हैं मैन्युफैक्चरर या डिस्ट्रीब्यूटर से। उसके बाद तुरंत उस टाइम पे जब सामान परचेज किया तो उस टाइम पे इनको उसका अमाउंट नहीं देते हैं मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर को। जब उसके बाद क्रेडिट पे सामान खरीद के उसके बाद सेल पे, मतलब कैश में इसको सेल कर देते हैं। जब फिर वो जो कैश इनको रेज होता है वो कंपनी के पास आता है, फिर कंपनी क्या करती है, उस कैश को मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर को दे देती है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट यहाँ पर एप्लीकेबल है। सेम ये कंसेप्ट ही यहाँ पर डीम्ड प्रोस्पेक्टस में भी एप्लीकेबल होता है कि मतलब सबसे पहले जो है कंपनी ने अपने शेयर्स इशू कर दिए या इशू करने का एग्रीमेंट करेगी किसके साथ, इशूइंग कंपनी के साथ। फिर इशूइंग कंपनी के साथ अगर एग्रीमेंट कर लेगी तो इशूइंग कंपनी उसी टाइम पे उनको शेयर्स का पैसा नहीं देगी, जब वो इन्वेस्टर्स को वो शेयर्स इशू कर देगी उसके बाद जो पैसा आएगा फिर वो कंपनी को देगी। तो ये सिर्फ यही कंसेप्ट होता है डीम्ड प्रोस्पेक्टस का, ऑल अबाउट डीम्ड प्रोस्पेक्टस। दोबारा से एक बार बताती हूँ, अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। जो डीम्ड होता है, डीम्ड का मतलब होता है मानो या ना मानो, मानना ही पड़ेगा आपको कि ये डीम्ड प्रोस्पेक्टस है। ठीक है, किसी भी डॉक्यूमेंट को अगर कंपनी ने बोल दिया कि ये डीम्ड प्रोस्पेक्टस है तो आपको मानना ही पड़ेगा कि वो प्रोस्पेक्टस है। आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं हम तो नहीं मान रहे कि ये प्रोस्पेक्टस है। तो इसका मैंने सबसे अच्छा आपको एग्जांपल से समझाया है कि एक कंपनी है मेरी, मान के चलो एबीसी लिमिटेड, वो ना सेबी के गाइडेंस भी फॉलो नहीं करना चाहती, कंपनीज एक्ट भी फॉलो नहीं करना चाहती। वो चाह रही है कि मैं बिना बिना किसी मतलब कंडीशंस को, बिना किसी रेगुलेशन को फॉलो किए अपने शेयर्स भी इशू कर दूं और कोई लाइबिलिटी भी अराइज ना हो। ठीक है, तो वो क्या करेगी, अपने जो भी शेयर्स या फिर शेयर्स को इशू कर देगी या इशू करने का एग्रीमेंट करेगी किसके साथ, इशूइंग कंपनी के साथ। तो जब वो इशूइंग कंपनी कौन से होते हैं, जस्ट लाइक अंडर राइटर्स होते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, कंपनी से शेयर ले लेते हैं, फिर वो शेयर जो है जिस प्रोस्पेक्टस के थ्रू वो लोग इन्वेस्टर को इशू करते हैं, उस मतलब डॉक्यूमेंट, जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू वो लोग इन्वेस्टर को इशू करते हैं उस डॉक्यूमेंट को हम क्या बोलते हैं, डीम्ड प्रोस्पेक्टस। ठीक है,
तो अब हम इसको जब डीम्ड प्रोस्पेक्टस बोलते हैं, तो अब एक बात बताओ, जो फिर दूसरा कंसेप्ट ये आता है कि जो जिस डॉक्यूमेंट को हमने डीम्ड प्रोस्पेक्टस बोला है, ये इशू तो इशुइंग कंपनी ने किया है, तो क्या ये इशुइंग कंपनी का डीम्ड प्रोस्पेक्टस माना जाएगा? लेकिन नहीं, कंपनीज एक्ट साफ साफ मना करता है कि ये प्रोस्पेक्टस जो है, जो इशुइंग कंपनी थी उसका नहीं माना जाएगा। जो एक्चुअल में कंपनी है, जिसका शेयर है, ये उसी कंपनी का डीम्ड प्रोस्पेक्टस माना जाएगा। ठीक है, तो इसकी जितनी भी लाइबिलिटी होंगी वो सारी अराइज किसकी होंगी? कंपनीज के ऊपर ही एप्लीकेबल हो जाएंगी सारी लाइबिलिटीज। जैसे जो सेक्शन 26 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 है, जिसमें कंटेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस के बारे में लिखा है, वो सेक्शन भी कंपनी के ऊपर ही एप्लीकेबल होगा। अगर प्रोस्पेक्टस के अंदर कोई भी मिस स्टेटमेंट है, कोई भी ओमिशन ऑफ फैक्ट है, तो वो सारा कंटेंट भी किसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा? कंपनी के ऊपर हो जाएगा। अगर मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस का कंसेप्ट भी यहाँ पर आ जाता है, तो वो भी कंपनी के ऊपर ही एप्लीकेबल होगी। अगर कंपनी किसी चीज का बेनिफिट ले रही है, तो बर्डन भी कंपनी को ही उठाना पड़ेगा। तो इस वजह से ये कंसेप्ट है। ठीक है, उसके बाद अगर हम दूसरी बात करें, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंडीशन की। तो अगर डीम्ड प्रोस्पेक्टस बनाने के लिए 2 कंडीशन का होना बहुत जरूरी है। सबसे पहला ये फर्स्ट कंडीशन ये है कि जब कंपनी ने जो है इशूइंग कंपनी को अपने शेयर्स इशू किए या इशू करने का एग्रीमेंट किया, तो उसके 6 मंथ के अंदर जो इशूइंग कंपनी है, उसने अपना ये जो डॉक्यूमेंट है प्रोस्पेक्टस के थ्रू इन्वेस्टर्स को दे दिया हो, विद इन 6 मंथ के अंदर ये कंडीशन फुलफिल हो गई हो, तो ये डीम्ड प्रोस्पेक्टस माना जाएगा। और सेकंड कंडीशन ये है कि जिस टाइम पे कंपनी ने इशूइंग कंपनी को शेयर्स दिए, उस टाइम पे जो है कंपनी ने इशूइंग कंपनी से कोई सा भी अमाउंट रेज नहीं किया, मतलब कोई भी अमाउंट नहीं लिया। उसके बाद मतलब जब ये शेयर जो है इन्वेस्टर को इशू कर दिए गए, इन्वेस्टर से फंड आ गया, तो इशूइंग कंपनी के पास आया, फिर इशूइंग कंपनी ने जो है कंपनी को पे किया, तो ये कंसेप्ट यहाँ पर एप्लीकेबल हो जाता है। अगर कंपनी ने एट द उसी टाइम, अगर इशूइंग कंपनी को जब शेयर्स दिए उसी टाइम पे अगर इशूइंग कंपनी से कंपनी ने शेयर ले लिए, मतलब अमाउंट ले लिया, तो फिर ये कंसेप्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये था ऑल अबाउट डीम्ड प्रोस्पेक्टस। होपफुली आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ओके, सो थैंक यू सो मच, थैंक यू।